बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी अहम खबर के साथ, और अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी कि सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की। 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म जो है वो बरकरार है। बहरहाल इस केस की समाअत जो है वो कल 11:30 बजे दोबारा शुरू होगी और देखेंगे कि इस केस में से क्या निकलता है। इमरान खान साहब की अदालत में पेशी थी जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। 7 मुकदमात में जमानत मंजूर हुई, 2 में तौसी। इमरान खान ने इस पेशी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की है और बड़ी अहम बातें जो हैं उनकी तरफ से की गई हैं। काजी फाइज़ीसा के खिलाफ रेफरेंस पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद से भी ऊपर से आया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि माफिया जो है वो चीफ जस्टिस के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। बहुत सी और अहम बातें उनकी तरफ से की गई। अपने ऊपर हमले के हवाले से भी कुछ और उन्होंने बातें जो हैं वो की हैं। बहरहाल इस गुफ्तगू के बाद हमने देखा कि एक तनकीद का सिलसिला जो कि शुरू होता है मुस्लिम लीग की जानिब से, उनके ऊपर तनकीद की गई, उनकी बातों के जो रिएक्शन था वो दिया गया। दूसरी जो हमारी खबर है वो यकीनन बड़ी अफसोसनाक है और मुल्क को अंधेरों की जानिब धकेलने की एक कोशिश है। ज़िला कुर्म में स्कूल और गाड़ी पर फायरिंग हुई है जी, 8 असातिज़ा जाँ बहक हो गए हैं। यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी दहशतगर्दों के साथ झड़प हुई है। पाक फ़ौज के 6 जवान शहीद हुए हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, इस पर भी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बिलाल भुट्टो ज़रदारी जो हैं शंघाई ताउन तंजीम वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए भारत पहुँच गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब ये मानते हैं कि रवाबित तजारत और बाहमी ताउन की बुनियाद सभी के मुफाद में है। क्या पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी इस हवाले से क्या होने जा रहा है, मजीद आगे उसको किस तरह से डील किया जाएगा, इस पर भी हम करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब, ये मामला जो है एक ही दिन इंतखाबात कराना, फिर मुज़ाकरात और बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलती रही हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तफसीली फ़ैसला हमारे सामने। सियासी जमातों को मुज़ाकरात की वो कह रहे हैं कि हमने कोई हिदायत नहीं की थी। 14 मई को इंतखाबात कराने का उनका हुक्म जो है वो बरकरार है। कल दोबारा समाअत होने जा रही है, क्या होने जा रहा है? देखिए, एक तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी सियासत ने ऐसे ऐसे पलटे खाए हैं कि अब कौन क्या कह रहा है, उसमें कितना सच है, कौन अपनी बात पे कल तक खड़ा रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारा कुछ गड़बड़ हो गया हुआ है। एक अजीब गरीब किस्म की कैफियत है। ना कोई, वो कहते हैं ना कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब ज़रा आप ये देखिए, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बाद में करते हैं, जो जारी किया उन्होंने हुक्मनामा, ये बताइए कि 14 मई की डेट किसने दी थी? जल्दी से बता दें मुझे। इलेक्शन की ये खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ने दी थी ना? नहीं, खान साहब की ख्वाहिश। करेक्ट। ये इशू लेके गए थे वहाँ। आपको याद होगा, इशू तो कुछ और था। गुलाम महमूद डोगर, अगर आपको याद हो, वहाँ से फिर वो सुओ मोटो शुरू हो गए, फिर वहाँ से पता नहीं कहाँ चली गई। तो ये तारीख जो है ये काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि 14 मई को आप पंजाब में इलेक्शन करा दें। सही है। इसके ऊपर आपको याद होगा बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि वाई पंजाब ओनली, वाई नॉट केपीके। सही, ठीक है। और आज तक भी केपीके के बारे में कोई हुक्मनामा जनाब सुप्रीम कोर्ट का मौसूल नहीं हुआ है, ना ही इलेक्शन कमीशन को किसी ने कोई ख़त लिखा है, ना किसी ने मुतालबा किया है। हत्ता कि केपीके की गवर्नमेंट जो पीटीआई की अपनी थी, पीटीआई भी मुतालबा नहीं कर रही कि जनाब वहाँ भी इलेक्शन करा लें। एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो एक बात तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के मशवरे के ऊपर ये गुफ्तगू जारी हुई थी। आज का जो हुक्मनामा जारी हुआ है इसमें 2-3 बातें काबिल गौर हैं। एक तो ये कि उन्होंने डिसोन कर दिया कि जनाब हमने तो नहीं कहा इनसे कि आप मुज़ाकरात करें, दैट मीन्स गो टू हेल। ठीक है। वो कह रहे हैं ना कि, और जो असल ऑपरेटिव पार्ट था उस दिन की गुफ्तगू का, जब ये हेयरिंग एडजर्न हुई इंडेफिनेट टाइम के लिए, कि अगर आप लोगों ने आपस में कोई फैसला ना किया फिर हम इस सूरत हाल को ऐसे ही रहने देंगे जैसी है। ये याद है ना? तो यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रेशर तो डाला गया था इस बात के लिए। तो मैं कह यही रहा हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हमें अब ये नहीं समझ में आती कि कौन जो बात कर रहा है उसमें कितना सीरियस है, उसमें कितनी संजीदगी है, ये सच है नहीं है, ये कल को इस बात पे कायम रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सारा मुआशरा ही एक तरह से गड़बड़ हो गया हुआ है। अच्छा, रिमार्क्स बुखारी साहब कुछ इस तरह से थे कि अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है, सियासी जमातें आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। अब इस जुमले को सोचते हुए अब आप मुझे ये बताएं लिया जाए कि अगर सियासी मुज़ाकरात का हुक्म नहीं दे सकती तो फिर ये हम कैसे कह सकते हैं कि मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं आप? मशवरा जब सुप्रीम कोर्ट से आएगा तो वो फिर एक तरह का हुक्मनामा होता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का मशवरा डिफरेंट है। हाँ। अब उस वक्त हमें ये तासुर मिला था कि कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, अगर आपने आपस में तय ना किया तो साडा जिम्मा दोष पोष है, मतलब है फिर हम इस सूरत हाल की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ठीक। लेकिन अब कल प्रोसीडिंग्स के लिए डेट भी दे दी उन्होंने। ठीक है जी, कि 11:30 बजे इसके ऊपर दोबारा हेयरिंग जो है वो शुरू होगी जुमे को, यानी कल। सही।
देखते हैं इसमें से क्या निकलता है, लेकिन इसकी इस हद तक बात करना बहुत ज़रूरी था कि ये जो मुज़ाकरात की गेम चली थी पूरी, ये सुप्रीम कोर्ट के यानी उस ऑब्जर्वेशन के हवाले से कह लीजिए या उस दिन की जो प्रोसीडिंग्स थी उसकी लाइट में दोनों फरीकों ने मुनासिब समझा के बैठ जाए आपस में, इससे पहले के बात हाथ से निकल जाए, और फिर 3 राउंड्स भी हुए उसके ऊपर, आपको पता है। अब सूरत मुज़ाकरात की यह है कि एक बड़ा फैसला करने में कामयाब हो गए वो कि चारों असम्बलियों के और नेशनल असम्बली का इलेक्शन एक ही दिन होना चाहिए। और जो बड़ा फैसला वो नहीं कर पाए हैं वो ये है कि बाकी की 3 असम्बलियाँ जो हैं, नेशनल असम्बली है, सिंध असम्बली है, बलूचिस्तान असम्बली है, वो कब तहलील होंगी, क्योंकि उनके तहलील होने के बाद तय होगा ना कितने दिन में इलेक्शन होना है। अगर ये फैसला हो गया कि एक ही दिन होना चाहिए तो फिर तो ये बड़ी लिखी पड़ी बात है, बड़ी क्लैरिटी के साथ हमारे सामने कि 14 मई को तो नहीं हो सकते सारे एक साथ। ऑब्वियसली वो तो तय हो गया ना, तो फिर मेरे ख्याल में ये मसला तो फिर खत्म हो जाना चाहिए। एक तरह से ये खत्म है, ठीक है, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको याद हो, इलेक्शन कमीशन हैज गॉन इनटू ए पिटीशन कि जनाब ये 14 मई वाला आपका हुक्म जो है ये काबिल अमल नहीं है, हमारी मजबूरियां हैं, ये हमारी मजबूरियां हैं, पूरी तफसील से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया। खान साहब पेश हो गए हैं, बावजूद उसके कि वो अलील थे, बावजूद इसके कि उनके टांग का मसला था, और फिर हमने देखा कि वो व्हील चेयर के ऊपर जो है वो पेश हुए। देखिए ये टांग का जो मसला है ना बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है, इसके ऊपर इतना कुछ कहा गया है कि अब तो समझ में नहीं आती कि सच है क्या। अच्छा, देखिए जहाँ तक पीडीएम का और मुस्लिम लीग की लीडरशिप का ताल्लुक है, वो तो कह रहे हैं ये सारा फ्रॉड है, सिरे से कुछ नहीं लगा, कोई गोली शोली नहीं लगी इनको। आप सुन रहे हैं ना बयान जो सारे आ रहे हैं, मैं को अपने पास से तो कुछ नहीं कह रहा ना। और वो कहते हैं कि अगर कोई लगी है तो फिर भाईजान सरकारी अस्पताल तो वो मेडिकल लीगल तक करा लो, तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि ये शौकत खानम का तो चलता नहीं है ना। कानून की नज़र में निजी हॉस्पिटल, और वो भी आपका अपना अस्पताल अगर हो, तो उसकी रिपोर्ट काबिल अमल काबिल नफाज नहीं है, ठीक है। ये खान साहब ने नहीं करा के दिया, बड़ी देर से कहा जा रहा है, आज अदालत ने भी कहा है कि क्या जी अपने डॉक्टर के पास से आप रिपोर्ट ले आए हैं जनाब, तरीका कार जो है वो पूरा आप इसको अप्रिशिएट करें ना भाई साहब कि वो पेश हुए हैं, आ रहा हूँ जिस तरह पेश हुए हैं वो बिल्कुल ठीक है पेश, मतलब भाई ये मेरे और आपके बाप पर कोई आसान नहीं है, पेश होना चाहिए उनको, कानून का तकाजा है ये। अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स पेश होते रहे हैं, अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स पेश होते रहे हैं, तो उनको भी होना चाहिए। लेकिन बुखारी साहब अगर वो नहीं होते तो हम क्या कर लेते उनका, और फिर हम देख सकते थे कोई ड्रामा लग सकता था, फिर वही सारी एपिसोड जो है वो ज़मान पाक वाली दोहराई भी जा सकती थी, तो उनकी मेहरबानी है कि वो पेश हो गए। एनी एवरीथिंग सेड उसको एक तरफ रख देते हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनको जाना चाहिए था, लेकिन अगर वो ना जाते तो थ्रेट बहुत बड़ा था। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो वॉलंटरीली गए हैं। अच्छा। कोर्ट ने कहा था कि अगर आप ना आए तो आपकी जमानतें हम मनसूख कर देंगे, जो हुई हुई हैं ऑलरेडी, मजीद देने का तो सवाल ही छोड़ दें। तो खान साहब को जाना पड़ा। मगर मुझे एक बात की बड़ी हैरत है कि खान साहब जब रवाना हुए यहाँ से तो उन्हें एक बयान जो कि आदत है वो जारी किया, और उन्होंने कहा कि हफ्ते के रोज से 5 बजे से एहतजाज मुल्क गिर शुरू हो जाएगा। अच्छा। 5 शहरों में रैलियां निकलेंगी जिनकी क़यादत मैं खुद करूंगा लाहौर में। ठीक। तो अगर ये आप हंसी क्यों है, पहले तो मुझे ये बताएं आप। नहीं आप जल्दी मुझे सीरियसली बताएं कि आप हंसी क्यों। मैं इस वजह से हंसी हूं कि अब आप ये कह रहे हैं कि देख लें अब आपके सामने सिचुएशन है, एक तरफ रैलियों को वो खुद लीड करेंगे और दूसरी तरफ वो अदालत में जा पा रहे हैं। और कुछ कहता हूं। अच्छा, और कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि सिर्फ 3 दिन पहले वो उन्होंने एक रैली की क़यादत की भी तो थी ना। सही 3 दिन गाड़ी में वो 4-4.5 घंटे बैठे रहे थे, आपको याद है ना। ठीक है। अब उनके मुखालिफिन जो है वो ये कह रहे हैं कि जी जिस वक्त पेशी पड़ती है उसी वक्त टांग को कुछ ना कुछ हो जाता है। वो बता तारड़ साहब ने तो आज काफ़ी उनका तमस्खर उड़ाया। मेरे ख्याल से किसी को अगर तकलीफ़ में हो कोई तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसने कहा जी हमें तो यही समझ नहीं आती, टांग दाई हैं कि बाई हैं, कभी दाई पे प्लस्तर होता है, कभी बाई पे प्लस्तर होता है, कभी 1 गोली लगी, कभी 4 गोलियाँ लगी हैं, कभी ज़ख्म फिर से हरा हो गया है, कभी सूजन आ गई है। मतलब ये है कि ये सारा कुछ जो है, अब मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताऊँ, अगर मैं मेरे नज़दीक जो एक नेशनल लीडर का यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें वो एक तो डरता नहीं है किसी चीज़ से भी। हमने बड़े बड़े लीडर देखे हैं, बेनज़ीर को ये कहा गया था कि आप लियाकत बाग में जाके तकरीर ना करें, आपकी जान लेने का प्लान बन चुका हुआ है। और जनरल मुशर्रफ ने बराह रास्त मैसेज भेजा था उनको कि मत आइए यहाँ। हो गई। जब वो कारसाज का वाक़या हुआ उससे पहले उनको कहा गया था कि आप पाकिस्तान वापस जा रही हैं, आपकी सिक्योरिटी को शदीद खतरात लाक हैं, आप मत जाइए। कितना खौफनाक ब्लास्ट हुआ जिसमें सैकड़ों आदमी जो है वो ज़ख्मी हुए और दर्जनों जो है हलाक हुए। उससे अगले दिन वो हॉस्पिटल गई उन ज़ख्मियों की हालत पूछने के लिए बगैर किसी सिक्योरिटी हिसार के। सही है।
तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि लीडरशिप के तकाजे ये हैं, इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़े बड़े लीडर हैं। तो मेरा ख्याल ये है, मैंने पहले भी कहा था, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि लोगों ने बिला वजह उनको डरा दिया है। अच्छा। जो कि उनकी पर्सनैलिटी, उनके कैरेक्टरिस्टिक और उनके कद काठ के मुताबिक नहीं है। लेकिन बुखारी साहब अगर वो मोहतात हैं तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है, यहाँ कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन मतलब मोहतात हम क्यों लूज करना चाहेंगे कोई भी लीडर? मोहतात इस हद तक जरूर होना चाहिए कि आपकी ग्रेस बरकरार रहे। अब देख लेना, लोग बाल्टियों का जिक्र करने लग गए ना, ये बहुत अच्छी बात है। सही। और जिस तरीके से वो तमाशा लगता है, जिस तरीके से वो सारा मंजरनामा है, वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी लीडर की ग्रेस में कोई कुछ ऐड करता है, बल्कि मैं समझता हूँ कि उससे लीडर की ग्रेस ज़ाया होती है। इमरान खान साहब पाकिस्तान का एक ऐसा सरमाया है जिसे ज़ाया होने के लिए ना कोई जी अकल आदमी कभी कह सकता है, ना कभी सोच सकता है। तो हम तो ये सोचने के लिए भी तैयार नहीं है कि खुदा ना खास्ता उनकी ज़ात को कोई नुकसान पहुँचे। इसलिए कि एक ताकतवर लीडर, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो, वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। सही है। बट हैविंग सेड दैट, वैसे बहुत कुछ है, क्योंकि इस सेगमेंट में बात करने को वक्त हमारे पास कम रह जाएगा। उन्होंने जो बात की है मेरे ख्याल में उस पर बात कर लेते हैं। जी मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा था मैं। आप आने नहीं देती ना मुझे उस तरफ। मैंने कहा कि मैं आपको खुद ले आऊँ ना। अब उन्होंने ये कहा है कि जी मैं ये सारे सिक्योरिटी मेजर्स इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे एक बंदा मारना चाहता है, और बंदे का नाम उन्होंने रखा हुआ है डर्टी हैरी। सही। ठीक है। इस डर्टी हैरी से क्या मुराद है? इस डर्टी हैरी के रोल में खान साहब के मनपसंद लोग भी रहे हुए हैं, ये याद रखिए। अच्छा। ये DDC कहते हैं इसको। ठीक है। और इसमें ज़हीरुल्लाह अब्बासी साहब थे, इसमें फैज़ हमीद साहब थे, इसमें बहुत सारे लोग थे जो खान साहब के बड़े चहीते रहे हैं, पाशा साहब थे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने एक और नाम लिया अपने साथ, मुराद सईद, और मुझे कुछ हुआ तो उसके पीछे डर्टी हैरी होगा। तो मुराद शरीफ तो जो खान साहब का बहुत चहीता बंदा है, तो उसने भी एक वीडियो जारी की है जिसमें कहा है कि मुझे थ्रेट किए जा रहे हैं। अच्छा। और वो भी उन्होंने खाते में डाल दिया डर्टी हैरी के। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर बहुत गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करना चाहता मैं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो ये है कि जिनके ऊपर उंगलियाँ उठ रही हैं ना, ये खान साहब उठा रहे हैं, जिनको इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो इतना मौका नहीं देते होते फिर कि आप उसके ऊपर 6 महीने कंपेन करें, एने मैनू मरवाना है, एने मैनू मरवाना है। नहीं तो वो कहते हैं 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तीसरी होने वाली। देखिए 2 अटेम्प्ट तो कोई नहीं हुई ना, दूसरी कोई अटेम्प्ट नहीं है, वो बिल्कुल वो बनाई जा रही है। दूसरी अटेम्प्ट छोड़ दें इसको। वहाँ हुल्ला गुल्ला किया था तहरीक इंसाफ के लोगों ने, उसको कातलाना हमले में कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम आंखें बंद करके अंधों की तरह से हर बात मान लें। कोई हमला नहीं था वहां पर, कोई प्लान नहीं था वहां पर, खत्म, फिनिश। जो हमला हुआ वो हमने माना, वो सबने देखा, वो हकीकत है। और मैंने ये कहा कि उनकी जान बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि मैं ये सिर्फ दिली से कह रहा हूँ, मुनाफिकत में नहीं कह रहा। मैं मुनाफिकत में कुछ कह सकता होता तो फिर खान साहब के चहीतों में शुमार होता मेरा ना। तो मैं आई कॉल ए स्पेड। मैंने यही मुशर्रफ के साथ किया था, मैंने नवाज शरीफ के साथ भी यही किया था। और इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी के दिन बाकी हैं और कभी इक़्तिदार नसीब हुआ नवाज शरीफ साहब को, तो उनके खिलाफ भी, खिलाफ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि मेरा रवैया यही रहेगा, क्योंकि मैं क्लेम करता हूँ, अल्लाह ताला करे कि मैं ये साबित भी करके मरूं, मैं हुक्मरानों के साथ नहीं हूँ। ये मेरी यानी ये कह लें कि एक खामी है, को मैं खूब भी बयान नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि जी डर्टी हैरी ने मैनू मरवा देना है। ठीक है। मैंने आपको बताया कि डर्टी हैरीज जो हैं वो इस तरह से सियासी लीडरों की असैसिनेशन प्लान नहीं करते। अच्छा। और जब आप एक दफ़ा उंगली उठा दें उनकी तरफ तो वो और ज़्यादा मुहतात हो जाते हैं। ठीक है। देखिए हुकूमत जो है हर सतह के ऊपर इमरान खान साहब को सिक्योरिटी दे रही है। ये जो लाहौर की सिक्योरिटी के वापस होने की बात हुई है ना, जो जिसके ऊपर भी इमरान खान साहब कोर्ट में गए हुए हैं, वो इसलिए थे कि यहाँ पुलिस को कुटा बहुत था ज़मान पाक के लोगों ने। जो हाल किया था पुलिस का याद नहीं है आपको? सही है। तो उस वक्त के आईजी, जो उस वक्त आईजी साहब थे, आज भी वही हैं, उन्होंने कहा था कि अगर हमने मार भी खानी है और सिक्योरिटी भी देनी है तो फिर ये तो नहीं होगा। सो ही पुल्ड बैक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, अब कुछ और बयानात जो हैं वो उनके बाजवा साहब के हवाले से भी हैं। वो कहते हैं काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस फैज़ हमीद से भी ऊपर से आया था, फिर माफिया चीफ जस्टिस के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में हम इनका भी अहाता कर लें, क्योंकि ये भी बड़ी अहम स्टेटमेंट। पहली बात तो ये कि खान साहब आज क्या कह रहे हैं, कल क्या कहेंगे, परसों क्या कहेंगे और तरसों क्या कहेंगे, इसके बारे में कभी भी वसूख से मत बोलिएगा। नहीं, चले ठीक है, वो हम जिस दिन जो कहेंगे उस दिन उस हवाले से बात जब काजी ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, उस वक्त के बयानात निकाल के देखिए इमरान खान साहब के, उस वक्त के बयानात निकाल के देखिए पीटीआई की लीडरशिप के, फिर आपको पता चलेगा कि कोई डर्टी हैरी नहीं था उसके पीछे। अच्छा। ठीक है। इतने तमतराक से उन्होंने वो कहा था
और इतना प्रोपेगेंडा किया गया था सोशल मीडिया हैंडलर्स की तरफ से काजी फायज ईसा के खिलाफ कि उसकी बीवी को फिर अदालतों में खार होना पड़ा एंड अल्टीमेटली दे फाउंड नथिंग। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मुझसे ये गलती करवाई गई थी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आज खान साहब कहते हैं कि मुझे बाजवा ने ये कहा, मैंने समझे तोड़ दी, मुझे बाजवा ने ये कहा, वो हुकूमत तो बाजवा साहब ही चला रहे थे, ते भाईजान तुसी की कर रहे सोच ले, व्हाट डू यू थिंक यू वर, ए रोबोट और ए कार्टून और ए क्लाउन, यू वर एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। छोड़ रुक जाए, मुझे बोलने दे जरा। हाँ जी। मतलब ये कोई जवाब है कि 4 साल के बाद आप कहें कि जी मैंने तो पता नहीं कुछ जी कौन कर रहा सी है। इज दैट एन एक्सक्यूज, इज दैट एन एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज? इसी बाजवा साहब की शान में जो कसीदे पढ़े गए हैं वो मैंने पढ़े हैं। जब वो आपको काम नहीं करने दे रहा था तो फिर आप कसीदे क्यों पढ़ रहे थे? जब वो आपका जमहूरी हक ले रहा था कि आपको हुक्मरानी नहीं करने दे रहा था, आप कह रहे थे उससे बड़ा जमहूरियत पसंद कोई नहीं। वो यार ये कमाल है, कौम को बेवकूफ समझा हुआ है। हम जर्नलिस्ट जो हैं आखिर कोई अपनी नजर रखते हैं, कोई अपनी तमीज, कोई जहन रखते हैं कि आपकी कौन सी बात पे किस वक्त एतबार किया जाए। 4 साल तक मजे खड़का के 4 साल की हुकूमत के पौने 4 साल की के अब आप कह रहे थे बाजवा से जो सारा कुछ करता थी। किसने की थी 3 साल की उनकी एक्सटेंशन की का इनिशिएटिव किसका था जनाब? खान साहब का। आप अजीबो गरीब बात करते हैं यार, इतना बेवकूफ ना समझे लोगों को। हाँ। लोगों को थोड़ी बहुत सूझबूझ है। चलिए जी, ये भी हो गया। आज जो अदालत में वो पेश हुए तो अदालत के रवैये में थोड़ी सी तलखी, तो इज अ बैड वर्ड, तब्दीली, थोड़ी सी तब्दीली कह लीजिए, या थोड़ी सी असर्शन जिसको कहते हैं ना, असर्ट करना। असर्शन हमने देखी। वो एक तो कल देखी हमने जब उन्होंने टाइम दिया आज तक का, उनका जी आना तो पड़ेगा उनको, और उस वहाँ सारी बातें हुई कि जी वो रैली कर सकते हैं, वो बाकी सारे काम कर सकते हैं, तो वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? उनका जी वो उनके पाँव को मसला, उनका जी वो एम्बुलेंस, हत्ता के वकील को ये कहना पड़ा कि अच्छा जी साड़ी जान छड़ दो, हम उनको एम्बुलेंस में ले आएंगे कल, लिहाजा आज उनको जाना पड़ा। सही। फिर आपने देखा कि जो प्रोसीडिंग्स थी उसके दौरान चीफ जस्टिस साहब का रवैये में थोड़ी सी तलखी थी। उनका हम यहाँ बैठे हुए आपको रिलीफ देने के लिए, और आप हैं कि आपको बातें नहीं समझ में आ रही कोई, ज़्यादा उठ के चले गए वो। जब फवाद चौधरी साहब ने रवायत के मुताबिक बदतमीजी शुरू की अदालतों के बारे में, अब याद है ना कि उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने बुलाया क्यों है इमरान खान को? नहीं कहा था। तो आज जब वो उन्होंने वही अपनी चर्ब जबानी का इजहार की, जजेस उठ के चले गए कमरे में। मुझे उस वक्त भी पता था इस बिटरनेस से पहले और आगाज से पहले भी कि उनको अल्टीमेटली जमानत 9 के 9 केसेस में मिल जानी है, और मिल गई। ठीक है, लेकिन उन्हें जो एक सजा भुगतनी पड़ी है वो ये कि उनका 7 मुकदमों में जाके तफ्तीश में शामिल हो जाए। यानी अदालतों में जाना इनको पसंद नहीं है, अब पुलिस स्टेशन जाके उसमें शामिल होंगे। क्या बात है, क्या विजडम है, क्या इनके एडवाइजर्स हैं, मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। भाई साहब एक ब्रेक यहाँ पे मेरा ख्याल है ले लें, टाइम जो है वो काफ़ी हो गया है, मजीद भी कुछ जो है अहम मुद्दे डिस्कस करने। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ज़िला खुरम में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा जो है पेश आया। स्कूल और गाड़ी पर फायरिंग हुई है, 8 असातिज़ा इसके नतीजे में जाँ बहक हुए हैं। दहशतगर्दी का एक और वाक़ा शिमाली वज़ीरिस्तान में भी हुआ है, जहाँ पर दहशतगर्दों से झड़प हुई और पाक फ़ौज के 6 जवान शहीद हुए। सबसे पहले बुखारी साहब, ये ज़िला खुरम वाला वाक़ा असातिज़ा के ऊपर फायरिंग यकीनन जो है बड़ी ही जितनी मजम्मत की जाए मेरे ख्याल में इस वाक़े की वो कम है। असातिज़ा को इस तरह से ख़ास तौर पर निशाना बनाना, यकीनन इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। बहुत दिल दुखी है ये खबर सुन के भी, और जो दूसरी खबर है जिसके अंदर हमारी मुसल्लह अफवाज के लोगों का आमना सामना हुआ दहशतगर्दों के साथ, वहाँ भी 6 हमारे जो जवान हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि कोई मुझे ये बताए कि ये सब कुछ जो कर रहे हैं लोग, इनकी पहचान क्या है? जब मेरी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उसको प्रोव करती हैं तो पता चलता है ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं। ये तहरीक पाकिस्तान के लोग जो यहाँ से भाग के अफगानिस्तान में जाके पनाह ले गए थे, इनको वापस कौन लाया है? इनके यहाँ पर दफातर खोलने की बात किसने की है? मैं इनको यहाँ रिहेबिलिटेट करना चाहता हूँ, ये किसने कहा था? तो वो जिसको कहते हैं ना, मैं वो लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहता हूँ फिर भुगतो। ठीक है, ये वो लोग हैं जो दौरे इक़्तिदार में खान साहब के
जिनके बारे में ये था कि इनकी कंसंट्रेशन हो रही है कहीं सवात में, कहीं नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान में। ये रिपोर्ट भी हुआ उसके कि लोग वहां पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं पब्लिक के चौकों में। किसने किया था ये भी मुझे बताइए कि इनकी जो लीडरशिप थी, जिनको सजाए मौत हो चुकी थी, जिनको कई उम्र कैद की सजाएं हुई थी, उनको किसने छोड़ा? ये जो सदर अलवी साहब जो है ना, चौथे दिन कभी को समरी वापस कर देते हैं, कभी को बिल वापस कर देते हैं, कानून नहीं बनने देते, जो उनका यानी एंटी अपना रोल जो है वो कर रहे हैं, ये उन्होंने छोड़ा था। उनके कलम के दस्तों से वो लोग छुटे थे। तो भुगते हैं, कौम भुगतेगी। कहते हैं ना, लीडरशिप की गलतियां जो है उसका अजाला कौमों को करना पड़ता है। ये हम कर रहे हैं और अभी हमें ब्लीड करते रहना पड़ेगा। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, दिस इज जस्ट अबाउट द बिगिनिंग। दावे के साथ बैरिस्टर सैफ ने कहा हाँ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, यानी जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री थी, फौज थी, उन्होंने कहा हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, जंगबंदी नाकाम हो गई है, और केपीके की हुकूमत जो है वो उनके साथ मुसलसल मुज़ाकरात में थी। सो मच सो कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब निकल आए, एज प्राइम मिनिस्टर निकाल दिया गया उनको एट द पावर ऑफ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो एक आईनी तरीका था, उसके बाद 3 महीने के बाद भी सैफुर रहमान का स्टेटमेंट ये था कि हाँ जी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ केपीके की गवर्नमेंट को और हम उनसे मुज़ाकरात जारी। ये सच है या झूठ है? सही। और फिर उसके बाद उनके हाथ से चीज़ें जो है वो निकल गई। खान साहब ने इसके ऊपर भी जो है वो बात की, उन्होंने कहा था कि वो कहा कि हम तो बार बार हमने बताया था कि तालिबान जो है वो आ रहे हैं। अब आप देखें कितना बड़ा यू टर्न है ये। और टीटीपी के साथ नहीं बल्कि नई जो अफगान हुकूमत थी उससे हमारे मुज़ाकरात हुए थे, टीटीपी वहाँ से ऑपरेट कर रही थी। हाँ, ये वाली बात उन्होंने की है कि हमारी बात चल रही थी कि उनको कैसे। देखें, ये खान साहब के इन बयानात की वजह से मुझे फिर ज़रा दूर जाना पड़ता है। जब नई अफगान हुकूमत आई थी तो कौन गया था वहां पर सबसे पहले? तमाम वायलेशन ऑफ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स फैज हमीद साहब पहुंचे थे वहां पर, और फैज हमीद साहब ने जाकर राब्ते किए थे टीटीपी की लीडरशिप के साथ। जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। तो खान साहब के कौन से बयान का मैं, ये दफातर खोलने वाले बयान को मैं मानूं, मैं उनको रिहेबिलिटेट करना चाहता हूं वो मैं मानूं, या ये आज वो अचानक कह रहे हैं क्योंकि अब गले आ गई है ना, अब वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब मैं तो कहता था कि ये देखे तालिबान क्या कर रहे हैं। तो लेकिन खान वो तो साहब डाल रहे हैं जिम्मेदारी नई वो पीडीएम की जो हुकूमत उसके बाद आई उसके ऊपर, वो उन्होंने आगे किसी चीज की कोई परवाह नहीं की। इज दैट अ न्यू थिंग? आपने देखा नहीं अपने 4 साल के इक़्तिदार का सारा मलबा उन्होंने जनरल बाजवा पे डाल दिया। तो मास्टर है इस काम के, जिम्मेदारी लेना तो उन्होंने सीखा ही नहीं है और ना कभी उन्हें आएगा। ये याद रखें, ये आपके ट्रेट्स होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के, ये आपके करैक्टरिस्टिक्स हैं। Anyway, लेकिन बुखारी साहब दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, मतलब इसकी जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे हैं और जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है, और फिर उसकी वजह से अब फिर से कौम ब्लीड करना शुरू होगी। या साथज़ा बड़ा कीमती सरमाया होते हैं किसी भी कौम का, इस तरीके से अगर उनको निशाना बनाया जाने लगेगा तो इसका मतलब है कि फिर जहालत के अंधेरे फैलना शुरू हो जाएंगे। मैं एक बात आपको बताऊं, देखिए इसको ना एक कोशिश की जाएगी सेक्टेरियन टच देने की बयानात के जरिए। अच्छा, जो जब सेक्टेरियन होता था तो वो सब कुछ पता होता था। ये वो लोग हैं जो अब वहाँ उनको सरजमीन चाहिए, उन्हें एक इलाका चाहिए जहां वो बैठ के अपने आप को अपने पंजे गाड़ सके। अभी तक तो अल्लाह के फजल से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको ये मौका फराहम नहीं किया है। वो पॉकेट्स में बैठे हुए हैं कहीं ऐसे इलाकों में जो गवर्नेबल शायद अभी नहीं है। कुछ इलाके ऐसे हैं, या ख़ास तौर से वो इलाके जो बॉर्डर के साथ साथ हैं कि जब उनको पुश करने के लिए इधर से मूवमेंट होती है वो पहाड़ फलांग के दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो लेकिन ये बहुत सीरियस मसला है। इसको मेरा ख्याल से पाकिस्तान की हुकूमत को भी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को भी टॉप प्रायोरिटी पर डील करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे अंदर के दुश्मन है ना, जो हमारी अपनी सरजमीन के अंदर है, हमारे बॉर्डर्स के अंदर है, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सिर्फ टीटीपी के लोग नहीं हैं, हमारे सियासतदान भी हैं। मैं अब नाम लूँगा तो फिर वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कौन इन्फॉर्म कर रहा है जाके अमेरिकन को कि हिना रबानी खर ने प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा था चीन के हवाले से और सी पैक के हवाले से। ये वो जासूसी करने वाले बेगैरत लोग हैं जिन बेगैरतों पर 1000 बार लानत भेजना बहुत वाजिब है। डाली जाए जिम्मेदारी किसी पर भी डाली जाए, लेकिन अभी जो वाक़यात हो रही है यकीनन हुकूमत वक्त को ही ललकारा जा रहा है, अपनी एग्जिस्टेंस को शो किया जा रहा है कि हम यहाँ पर बैठे हुए मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त का ये अब काम है कि दोनों ही सूरतों में जो इकोनॉमी का डिजास्टर है वो भी इनहेरिटेड है, और जो ये टेररिज्म का जो देव है ये भी इनहेरिटेड है। ये दोनों चीज़ें इस हुकूमत ने इनहेरिट की थी। हम दुआ करते हैं
कि हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और हुकूमत कामयाब हो इनका कला कमा करने में, वरना हमारी आने वाली नस्लें भी इसकी कीमत चुकाती रहें। सही, छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई ताउन तंजीम वज़रा ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए भारत पहुंच गए हैं। वहां पर जो है वो शिरकत कर रहे हैं, मुलाकातें भी हम देख रहे हैं कि हो रही हैं। लेकिन ये दौरा जो है बुखारी साहब जाने से पहले ही काफ़ी मुतनाज़ हो गया था। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि शायद ये दौरा नहीं करना चाहिए था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, क्योंकि इससे एक स्टैंड जिस पे हम खड़े थे बहुत अरसे से कश्मीर को लेकर के, वो जो है वो ज़मीन बोस हो गया। देखिए, हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन बढ़ रहा है। एक तो ये है कि ये ना तो भारतीय तंजीम है, ना ही भारत में इसका कोई हेडक्वार्टर है। ये तंजीम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये चाइना के इनिशिएटिव पे बनी थी और पाकिस्तान उसके बुनियादी अरकान में से एक है और अहम मेंबर है। उसका इजलास जो है वो मेंबर ममालिक में हर जगह होता है। अगर पाकिस्तान में होगा तो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ेगा, ना आना प्रोटोकॉल के अगेंस्ट एक बात है। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर G20 का इजलास हो रहा है और वो भी हो रहा है मकबूजा कश्मीर में। उसकी मुखालफत हो रही है हर सतह के ऊपर। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना अशरफी ने और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करने की कोशिश की और मुस्लिम दुनिया की क़यादत से, ख़ास तौर से सऊदी अरब से उन्होंने दरख्वास्त की कि खुदा के लिए इसके अंदर आप मत जाइएगा और आप बाकी के जो मुस्लिम ममालिक इसके रुकन हैं उनको भी रोकिए और रोकना चाहिए। इसलिए कि हिंदुस्तान ये कोशिश कर रहा है कि कश्मीर पर अपने कब्जे को इंटरनेशनल रिकग्निशन दिलवाई जाए। ये हम कभी भी नहीं चाहेंगे। बिलावल के जाने के बारे में दो तरह की राय सामने आई। पीटीआई ने इसके ऊपर बिटरली क्रिटिसाइज किया। खासतौर से फवाद चौधरी साहब ने कहा जी ये तो कश्मीरियों के खून के साथ सौदेबाजी हो गई, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो खुद फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने कहा ये लाजमी था जाना, ये ज़रूरी था जाना। तो एक तो ये कि देयर इज़ ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द पीटीआई, एक तो ये है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये प्रोटोकॉल के तकाजे भी थे, ये हमारी जो कमिटमेंट है एससीओ के साथ उसका तकाजा भी था कि वहाँ नुमाइंदगी का हक अदा किया जाए और मैदान खाली ना छोड़ा जाए। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें हम वहाँ नहीं होते और कश्मीर के हवाले में हिंदुस्तानी डेलीगेट जो है वो कुछ कह देता तो किसी को तो जवाब देना था वहाँ या नहीं देना था। तो कई एतबार से ये बेहतर है कि वहाँ वो मैदान हमने खाली नहीं छोड़ा। लेकिन इसका ये आस्पेक्ट ज़रूर है। अब इसका दारोमदार इस बात पर है कि क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपने काउंटर पार्ट के साथ बाईलैटरल गुफ्तगू करते हैं कि नहीं। अगर बाईलैटरल गुफ्तगू वहाँ हुई तो फिर ये वो मौक़िफ़ जो है कि पाकिस्तान के ने कश्मीर, खैर वो तो होने भी नहीं वाली मेरे ख्याल में। इलेक्शन का जो माहौल है वो भी नहीं करेंगे। यहाँ से भी जो है वो बायलैटरल गुफ्तगू की इजाज़त भी मैंने सुना है कि वहाँ पर नहीं होती है। अब आपने जो बात की है मेरे ख्याल में तो मुझे तो इस तरह ही लग रही है कि दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब कि ठीक है जी ये इंडिया की कोई चीज़ नहीं थी, ये शंघाई ताउन तंजीम का डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में अगर हमारे यहाँ किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ होती मेरे ख्याल में भारत जो है वो, देखिए ये बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है, मुख्तलिफ होता है। देखे ना, हमने एक तैयारा मार गिराया, बल्कि 2 गिराए थे, खैर उसके हमने पायलट को पकड़ा। वो दूसरी बात है कि हम इतनी जल्दबाजी में थे कि हमने 24 घंटे के अंदर ही उसका मेकअप शेकअप करके चाय की प्याली पकड़ा के उसको भेज दिया। उसके ऊपर उस वक्त भी आवाजें उठी थी, आज भी उठी है, उन्होंने उसको हीरो बना दिया। सही है, ठीक है बुखारी साहब, वक्त यहाँ पर खत्म हो गया है। माजरत के साथ मुझे यहाँ पे ब्रेक नहीं बल्कि वाइंड अप करना पड़ेगा प्रोग्राम को। इसके साथ ही आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, तब तक के लिए अपना अल्लाह हाफिज़।